हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे थे, जिसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन हमने किए थे। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर आगे के एमसीक्यूज कवर करेंगे और चैप्टर इस सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैं फिर से आपको एक जेंटल रिमाइंडर दे दूं कि ये सेशन अभी भी आप हमारी examprep.com वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं या YouTube के ऊपर एक डेमो सेशन के तौर पर देख रहे हैं, तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका बेनिफिट ये होगा कि जितने भी हमारे लेक्चर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उन सभी की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होती है और वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। और अभी करंट में हमारा रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप डीबीएफ या जैब कोर्स के लिए अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं कोर्स, तो उस कंडीशन में आपको पर रेफरल 1000 तक अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। तो एक बारी जाइए, उसको देखिए और अपने दोस्तों को भी अपना करियर सेट करने में हेल्प कीजिए। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आप हमारी ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन while selling the third party products for transaction of 50,000 एंड above। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे एक बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो खुद के बैंक के नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर बैंक तो बैंकिंग ही कर सकता है, या तो अपनी सब्सिडरी के या किसी दूसरी कंपनी के ही प्रोडक्ट सेल करता है। तो जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर कोई बैंक इस प्रकार का कोई इंश्योरेंस सेल कर रहा है और उसकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर की है, तो उस केस में कस्टमर से क्या ऑब्टेन करना होगा बैंक को, तो पैन कार्ड लेना होगा उस केस में। तो सिंपल सी चीज है कि 50,000 से ऊपर की कोई भी कहीं पर भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, ये आपको पता है। तो इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल, फॉर्म 60 मस्ट बी टेकन। तो पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 यूज किया जा सकता है, ठीक है। और दिस अप्लाइज टू बोथ अकाउंट होल्डर्स एंड द वॉक इन कस्टमर्स व्हाइल सेलिंग द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। तो अगर आपका कोई बैंक का कस्टमर है, वो सर्विस लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए भी, और अगर कोई वॉक इन कस्टमर्स हैं जो आपके पास अकाउंट ओपन नहीं है लेकिन आपसे कोई एक सिंगल सर्विस ले रहा है, तो उस केस में भी ये रिक्वायर्ड है पैन कार्ड लेना। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो जो विदेशी हैं, विदेशी इंडिया के अंदर आते हैं और अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स, ठीक है, तो उनके लिए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन नहीं है? पासपोर्ट विद वीजा, ये तो ऑफिशियल है। लेटर फ्रॉम द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, ये भी ऑफिशियल है, इसको भी माना जाएगा। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है अकाउंट ओपनिंग के लिए एक फॉरेनर्स के लिए इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इश्यूड एड्रेस डॉक्यूमेंट फॉर द फॉरेन कंट्री, ये भी चल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसका सेटलमेंट की उसके पास रिसिप्ट है, तो वो डॉक्यूमेंट का काम नहीं करेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म मनी म्यूल्स रेफर्स टू। मनी म्यूल्स का क्या मतलब? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। म्यूल का मतलब क्या होता है? गधा, ठीक है, गधा आपको पता होगा ना, जिसके ऊपर बोझा ढोया जाता है। तो ऐसे ही बैंकिंग के अंदर भी म्यूल्स होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको मैं, कि मान लो कोई एक कोई भी ऐसा मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी शॉप के ऊपर 8-10 जो लड़के हैं वो जॉब करते हैं, काम करते हैं। अब उनमें से क्या करता है, वो बहुत ज्यादा बिजनेस करता है, तो वो टैक्स की स्लैब के अंदर आ जाएगा। टैक्स की चोरी करने के लिए वो क्या करता है कि अपने जो लड़के हैं जो उनके उसके बिजनेस के में साथ में काम करते हैं, लड़के मतलब जिनको उन्होंने हायर कर रखा, रिक्रूट कर रखा है, उन लड़कों के अकाउंट्स को यूज करेगा पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए और पे करने के लिए। वो अपने बिजनेस के अकाउंट के अंदर उन पेमेंट्स का रिकॉर्ड शो ही नहीं करेगा। तो अब जो वो लड़के थे, यानी कि जो एम्प्लॉय थे, वो उस बिजनेसमैन के लिए क्या बन गए? म्यूल्स बन गए, गधे बन गए, ठीक है, कि उसको गधा बना दिया
उसके लिए काम कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का बोझा ढो रहे हैं। तो ये टर्म वहां से यूज हुई है, मनी म्यूल्स। तो आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज भी देखी होगी, जमतारा, या नाम सुना होगा, यूट्यूब पर सोर्स देखी होंगी। तो जमतारा के अंदर भी तो क्या होता था, ऐसे ही अकाउंट्स को यूटिलाइज किया जाता था। तो मनी म्यूल्स क्या होता है, इंडिविजुअल यूज्ड टू लॉन्डर इलीगल मनी। तो जब किसी व्यक्ति के बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज की जाती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो जिस व्यक्ति की अकाउंट डिटेल्स यूज की गई है तो वो मनी म्यूल कहलाएगा, वो मनी म्यूल कहलाएगा। मनी म्यूल आर द पीपल sometimes unknowingly used to transfer or receive the illegal funds. Fraudsters use fake identity and stolen accounts और रिक्रूट द इनोसेंट पीपल्स। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही है हायर कर लेंगे, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको, लेकिन उन पर्संस के अकाउंट चाहिए इसलिए जॉब पर रख लिया ऐसे ही, ठीक है, तो वहां पर यूज होता है। उसके बाद है इन डिजिटल केवाईसी हु मस्ट वेरीफाई द लाइव फोटोग्राफ एंड मैच इट विद द डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने अकाउंट ओपन कराने के लिए किसी भी बैंक की ऐप को इंस्टॉल किया और उसके थ्रू मैं ई केवाईसी कर रहा हूं, ठीक है, डिजिटल केवाईसी कर रहा हूं, तो मैंने अपना फोटो कैप्चर किया। अब उसको वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो मैंने वहां पर कोई ना कोई ब्रांच सेलेक्ट की होगी कि किस ब्रांच के अंदर मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूं अपने शहर की। तो वहां का जो ऑफिसर होगा उसको वेरीफाई करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके अंदर जो पर्सन है और जिसका फोटो कैप्चर हुआ है क्या वो सेम पर्सन है, उसको वेरीफाई करना होगा। तो अथोराइज्ड बैंक ऑफिसर, अथोराइज्ड बैंक ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल। तो इन डिजिटल केवाईसी ए ट्रेन्ड अथोराइज्ड बैंक ऑफिसर मस्ट वेरीफाई द कस्टमर्स लाइव फोटो इन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स और डिटेल फिल्ड इन द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इनके अंदर और उस फोटो के अंदर वाटरमार्क भी होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जीपीएस का टाइम स्टैंप लगी होनी चाहिए। ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में किया था। अगला है व्हेन इज यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसको हम यूसीआईसी बोलते हैं, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड का मतलब क्या है, एक ऐसा कोड जो हर एक कस्टमर को असाइन कर दिया जाता है उसको वेरीफाई करने के लिए, फ्यूचर में उसको वेरीफाई करने के लिए। लेकिन एक टर्म अगर आपने सुनी हो, प्रीपेड कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं, जैसे आपके पास एटीएम कार्ड होगा तो उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपको पता ही होगा कि लोन वाला पैसे यूज करते हैं, तो ऐसे ही एक प्रीपेड कार्ड होता है। इस प्रीपेड कार्ड के अंदर क्या करते हो, आप पहले अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट से या बैंक के अंदर जाकर पैसा इस कार्ड के अंदर वैल्यू डिपॉजिट करते हो, ठीक है, वैल्यू डिपॉजिट करते हो और फिर इस कार्ड को अलग अलग जगह पर पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे कई बारी आपने इसी का एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कई बारी आप किसी अच्छे से मॉल के अंदर गए हो या किसी फूड कोर्ट के अंदर गए हो, तो वहां पर क्या होता है कि वो आपके कार्ड बनाकर दे देते हैं। उस कार्ड के अंदर आप वैल्यू ऐड करवाते हैं और उस वैल्यू को फिर आप उस मॉल के अंदर कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रीपेड कार्ड होता है, वहां तो वो उसी एरिया के लिए लिमिटेड होता है, और ये जो प्रीपेड कार्ड जो बैंक से आप लेते हो इसको आप कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि अगर कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो लेन देन है इस कार्ड तक ही सीमित है, ये कार्ड किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो प्रीपेड कार्ड यानी कि उस कार्ड के अंदर आपने वैल्यू ऐड की और फिर उसको कहीं पर भी यूटिलाइज कर रहे हो, और कार्ड गुम हो जाता है तो जितना इसके अंदर पैसा है वही आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये होता है प्रीपेड कार्ड। तो प्रीपेड कार्ड के केस में अगर कोई कस्टमर बैंक से प्रीपेड कार्ड बाय करता है तो उस केस में बैंक को उस कस्टमर को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड असाइन करने की नीड नहीं होती है, बट किसी किसी स्पेशल रेयर केस में जरूरत पड़ सकती है। आगे है एज पर सी केवाईसी आर रूल्स बैंक मस्ट अपलोड द केवाईसी डाटा ऑफ न्यू इंडिविजुअल कस्टमर्स विद इन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मैं बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराने के लिए गया, बैंक ने मेरा अकाउंट ओपन कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, और वो जो केवाईसी का डाटा है
वो कहां पर हर एक बैंक को डिपॉजिट करना होता है? CKYC, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के अंदर अपलोड करना होता है। तो ये कितने टाइम के अंदर अंदर अपलोड करना होता है? तो विद इन 10 डेज के अंदर अपलोड करना होता है अकाउंट ओपनिंग के, और अगर बैंक डिले करता है तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है फॉर ट्रस्ट, ठीक है, जो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है। फॉर ट्रस्ट हु मस्ट बी आइडेंटिफाइड अंडर बेनिफिशियल ओनरशिप नॉर्म्स। तो ट्रस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब समाज में कोई भलाई का काम करने के लिए बनाया गया है, किसी पर्पज के लिए बनाया गया, तो एक ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कोई सिंगल मेंबर भी हो सकता है और मल्टीपल मेंबर्स मिलकर भी बना सकते हैं। तो जो मल्टीपल मेंबर्स हैं उनमें से किस किस की केवाईसी करनी जरूरी है? तो उस ट्रस्ट का कोई ऑथर है, ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी किसको कहेंगे? अगर किसी के पास 15% या इससे ज्यादा के शेयर्स हैं, ठीक है, और कंट्रोलर है, तो उनकी केवाईसी की जानी क्या है? मैंडेटरी है, मस्ट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इन सभी की केवाईसी की जानी जरूरी है इस ट्रस्ट में। और अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है, इफ नो पर्सन क्वालिफाइज, देन सीनियर मैनेजर इज ट्रीटेड एज बेनिफिशियरी ऑनर्स, ठीक है, बेनिफिशियरी ऑनर्स के तौर पर इसको माना जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए, ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जो ऑथर, ट्रस्टी या बेनिफिशियरी है या कंट्रोलर है उस ट्रस्ट का, उन सभी की केवाईसी करना मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। भाई जो फिजिकल ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है उसी का अगर डिजिटल कॉपी आपके पास है तो उसको क्या कहोगे? ई डॉक्यूमेंट कहोगे। और उन ई डॉक्यूमेंट्स को आप कहां से फैच कर सकते हो? जैसे आप उसको यूज कर सकते हो डिजी लॉकर्स के थ्रू, ठीक है। तो एज पर केवाईसी गाइडलाइंस, ई डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड वर्जन ऑफ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सच एज फ्रॉम द डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट भी हैं, उनको भी ट्रीट किया जा सकता है एज ए फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह ही। When can an account be classified as non-operational under आधार OTP based onboarding? तो ऐसा समझिए कि आपने जब फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कराया तो आपने फेस केवाईसी या कंप्लीट केवाईसी नहीं कराई, जस्ट आधार नंबर को यूज करके ओटीपी के थ्रू आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया। कितने समय के बाद उस अकाउंट को नॉन ऑपरेटिव अकाउंट कहा जाएगा? तो आफ्टर 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर अंदर उस अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी करा लेनी चाहिए। तो एक साल के अंदर अंदर इफ official valid document is not submitted within a year, then this account is treated as the non-operational account. For which customer is biometric authentication using the Aadhaar mandatory? किस प्रकार के कस्टमर के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है? ऐसा कोई भी कस्टमर जो किसी प्रकार की गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहा है या कोई भी बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी है biometric authentication. Customer availing the government subsidy, customer receiving the benefits of the subsidy under a notified scheme must do the Aadhaar biometric. और अगर मान लो मेडिकल कंडीशंस की वजह से बायोमेट्रिक नहीं करा सकता, देन फिजिकल डॉक्यूमेंट उसके लेने पड़ेंगे। ड्यूरिंग द वीसिप, ठीक है, वीसिप का मतलब क्या है? वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो ये याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। वीसिप का मतलब क्या है? वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो ऑनलाइन केवाईसी की जा रही है उसी को, वीडियो बेस्ड केवाईसी जो की जा रही है उसी को शॉर्ट में वीसिप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउडेड? तो जियो टैगिंग ऑफ वीडियो, ये तो जरूरी है। फेस स्पूफ डिटेक्शन, ठीक है, फेस स्पूफ डिटेक्शन ये भी अलाउडेड नहीं है। कनेक्शन फ्रॉम द आईपी एड्रेस आउटसाइड द इंडिया, ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है यहां पर, ठीक है। लाइवनेस चेक, ठीक है, लाइव हो ना हो वो भी मैंडेटरी नहीं है। मेन चीज क्या है यहां पर आपको समझने वाली जो बात ये है कि अगर मैं इंडिया से बाहर बैठकर यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर कहीं से भी अपने अकाउंट ओपनिंग की वीडियो केवाईसी कर रहा हूं तो उस टाइम पर मेरी केवाईसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस टाइम पर वीडियो केवाईसी के दौरान मेरा आईपी एड्रेस चेक किया जाएगा कि अगर मेरा आईपी एड्रेस इंडिया से बाहर का है तो मैं वीडियो केवाईसी नहीं कर पाऊंगा। यही मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो जियो टैगिंग, लाइव डिटेक्शन एंड एन्क्रिप्शन आर मैंडेटरी, ये सभी मैंडेटरी है। इसमें से एक मिनट, ड्यूरिंग द विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउडेड, ठीक है, हाँ ठीक बताया मैंने आपको, ये अलाउडेड नहीं है।
विच एंटिटी इज अथोराइज टू एक्ट एज ए सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो जितने भी बैंकों के द्वारा केवाईसी की जाती है उनका सभी का एक सेंट्रल रिकॉर्ड बनाया गया है, तो उसको मैनेज और मॉनिटर कौन करता है? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, CERSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये इसको मैनेज करती है CKYCR के डाटा को। उसके बाद है इन द केस ऑफ माइनर टर्निंग द मेजर। ठीक है, माइनर टर्निंग द मेजर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष से कम उम्र का था, अब वो उसका पहले माइनर अकाउंट ओपन हुआ था, अब वो 18 वर्ष का हो गया है, तो अब विच एक्शन इज मैंडेटरी अंडर द केवाईसी। तो केवाईसी अब उसकी री केवाईसी होगी, तो क्या मैंडेटरी है? तो उसका एक फ्रेश फोटोग्राफ ऑब्टेन किया जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट वापिस से वेरीफाई किए जाएंगे, तो ये मैंडेटरी है। पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन फॉर द मीडियम रिस्क कस्टमर्स। तो कौन से कस्टमर है? मीडियम रिस्क कस्टमर है। इज रिक्वायर्ड एवरी। तो 8 साल में मीडियम रिस्क, 2 साल में हाई रिस्क और 10 साल में लो रिस्क के कस्टमर्स की केवाईसी करनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है हमारा। इन केस ऑफ कंपनी विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑथोराइजेशन फॉर ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस की ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की केवाईसी जरूरी है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी या बोर्ड रेजुलेशन होना चाहिए कि किस पर्सन को, किस कंपनी के किस पर्सन को ट्रांजेक्शन के लिए अथोराइज किया जाएगा, तो वो लगाना पड़ेगा हमें केवाईसी के अंदर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, कवर हो गया है यहां पर हमारा 3rd चैप्टर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप अवेलेबल है। और फिर भी हल्का फुल्का डाउट है तो एक बार कोशिश कीजिए कि वीडियो को 2x की स्पीड पर वापस से आप रिवाइज कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।